Good morning, student. My name is Mahesh Chaudhary. Teaching experience is 11 years. देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हम चालू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम होता है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या होता है? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन सम बेसिक ऑफ कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को समझने से पहले एक नाम आ रहा है केमिस्ट्री। क्या आ रहा है? केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। देखिए, रसायन विज्ञान की डेफिनेशन क्या होती है? रसायन विज्ञान के अंदर कौन सी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। रसायन विज्ञान की कितनी ब्रांचेज होती हैं, ये सभी चीज़ें आपको आना कंपलसरी होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन होती क्या है कि रसायन विज्ञान की डेफिनेशन एक्चुअलिटी में क्या होती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताऊँगा। केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है? देखिए, द ब्रांच ऑफ ए साइंस, द ब्रांच ऑफ ए साइंस, ब्रांच ऑफ ए साइंस, विज्ञान की वह शाखा जिसमें इन विच डील्स with the study of composition, comma structure, comma properties and interaction of matter, interactions of matter is called chemistry, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ का संगठन, मैटर मतलब क्या होता है? पदार्थ का संगठन, पदार्थ की संरचना, पदार्थ के गुणधर्म एवं पदार्थ की जो अंतर क्रियाएँ होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्लियर हो गई। किस किस का अध्ययन करेंगे? कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और इंटरेक्शन ऑफ, ठीक है, मैटर, इनका अध्ययन, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया होगा केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन होती है। और केमिस्ट्री के अंदर पर्टिकुलर जो अध्ययन किया जाता है, किसे किया जाता है? मैटर का। किसका अध्ययन करते हैं? मैटर का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेज होती हैं। केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेज होती है? तो देखिए, या टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेज होती हैं। केमिस्ट्री 3 प्रकार की होती हैं। केमिस्ट्री इज जनरली 3 टाइप्स, ठीक है। 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला जो प्रकार होता है इसका पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री। पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री। इनका जनरल इंट्रो आपने को ध्यान रखना है कि जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है, फिजिकल जो केमिस्ट्री जिसे कहते हैं हिंदी में भौतिक रसायन, इस केमिस्ट्री के अंदर कोई भी जो पदार्थ है उनके जो परमाणविक मॉडल होते हैं, कोई भी जो मैटर होता है उसके जो एटॉमिक मॉडल होते हैं और जो एटॉमिक थ्योरी होती है उनका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो इसको किस तरह के डिफाइन कर सकते हैं? द ब्रांच ऑफ ए केमिस्ट्री इन विच स्टडी द एटॉमिक मॉडल और एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर इज कॉल्ड द फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, क्या बताई थी?
कि द ब्रांच ऑफ ए केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ ए केमिस्ट्री in which study the atomic model or atomic theory of matter is called physical chemistry, is called physical chemistry। क्या बताया था? इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो डिस्कस किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, किसकी किया जाता है? एटॉमिक मॉडल या एटॉमिक थ्योरी किसकी होती हैं? किसी पदार्थ की होती है, उनका अध्ययन करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? देखिए, परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल होता है, ठीक है। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल होता है, परमाणु का नील्स बोर मॉडल होता है। इन सभी का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसका क्या नाम होता है? फिजिकल केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं भौतिक रसायन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या हुए मैंने आपको बता दिया। थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, नील्स बोर मॉडल, ठीक है, ETC। इन सभी का अध्ययन किसके अंदर करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। किसके अंदर करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। सेकंड मैंने प्रकार बताया था आपको। सेकंड जो प्रकार था वो दे रखा था अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, कौन सी केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है, एक तो होते हैं हाइड्रोकार्बन प्लस डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव होते हैं उनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। अब बात आती है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने जो यौगिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन एंड कार्बन कंबाइंड फॉर्म दिस टाइप्स कंपाउंड इज कॉल्ड क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों कंबाइन हो जाएं, और कंबाइन करने के फलस्वरूप जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। देखिए, किससे बनते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने जो कंपाउंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। इसका एग्जाम्पल देखिए, CH4, ठीक है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दे रखा है। इसका नाम सब जानते क्या होता है? मेथेन। सेकंड देखिए अपने पास C2H6, ये क्या अपने पास? एथेन। तो ये तो क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन। ये क्या अपने पास? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अन्य एटम या अदर जो एटम हैं, क्या जाए ऑक्सीजन हो या सल्फर प्रेजेंट होता है, उन यौगिकों का नाम क्या होता है? हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव। देखिए मैंने क्या बताया, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, ठीक है, अदर एटम्स सल्फर या ऑक्सीजन जिन यौगिकों के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहलाते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? देखिए इसके जो एग्जांपल्स होते हैं, एथेनॉल। देखिए इसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सेकंड एग्जांपल देखिए अपने पास दे रखा है, मेथिल थायोएल्कोहल, क्या प्रेजेंट है? कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्या प्रेजेंट है? सल्फर प्रेजेंट है। इसी तरीके से अन्य एग्जाम्पल हैं अपने पास, देखिए CH3OCH3, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। इन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव।
ठीक है। ये जितने भी यौगिक होते हैं इन यौगिकों के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या प्रेजेंट होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या प्रेजेंट होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, रसायन विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, जिसके अंतर्गत, ठीक है, किसका अध्ययन करते हैं, हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, उन्हें क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको किस तरीके डिफाइन करेंगे, देखिए इसकी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ नीचे, देखिए डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द ब्रांच ऑफ ए केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ ए केमिस्ट्री in which study in hydrocarbon and derivatives of हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। मेरा समझ में आ गया। तो मैंने आपको बताया कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, और इसे क्या कहते हैं, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने कंपाउंड क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अदर एटम्स, ऑक्सीजन या सल्फर यदि मेन चेन के अंदर प्रेजेंट है तो उन्हें क्या कहेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब आगे हम बात करते हैं तीसरी जो ब्रांच बताई थी मैंने आपको, बताया तीसरी कौन सी बताई थी मैंने आपको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी बताई थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए तीसरी जो ब्रांच होती है उसका नाम होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए तीसरी जो ब्रांच थी उसका नाम था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन। इस रसायन के अंदर, इस केमिस्ट्री के अंदर उन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। ये जो बॉन्ड होता है कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उन यौगिकों का अध्ययन करते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य क्या प्रेजेंट नहीं होता, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की वह शाखा या केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अन्य जो यौगिक होते हैं जिनका अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसका क्या नाम होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या नाम होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सीधी आप ध्यान रखें कि जिन यौगिकों के अंदर कार्बन हाइड्रोजन के बाद कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता उनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, अपने पास दे रखा NaCl। अब NaCl के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, देखिए यहाँ दो प्रकार के आयंस होते हैं, एक तो होता है कैटायन Na+ आयन और दूसरा कौन सा होता है, एनायन Cl- आयन। इन दोनों के मध्य जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उस बॉन्ड का क्या नाम होता है, आयोनिक बॉन्ड। क्या नाम होता है उसका, आयोनिक बॉन्ड। क्या नाम होता है उसका, आयोनिक बॉन्ड। तो मैंने आपको बताया था कि जिन यौगिकों के अंतर्गत, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता उन यौगिकों का अध्ययन किसके अंदर, उन यौगिकों का अध्ययन एक कार्बनिक रसायन या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। सेकंड एग्जांपल है अपने पास ये एग्जांपल दे रखा है MgCl2। इसमें भी देखिए दो प्रकार के आयंस होते हैं, Mg2+ और क्या होते हैं, 2Cl-। इन दोनों के मध्य कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आयोनिक बॉन्ड।
कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? आयोनिक बॉन्ड। कौन सा प्रेजेंट होता है? आयोनिक बॉन्ड। क्लियर? कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? आयोनिक बॉन्ड। तो ये तो मैंने फिलहाल आपको केमिस्ट्री की ब्रांचेस की डेफिनेशन बताएं। अब हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर पर्टिकुलर रूप से किसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर रूप से किसका अध्ययन किया जाता है उसको अपने को देखना है। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, ठीक है, कि केमिस्ट्री के अंतर्गत पदार्थ का संगठन, मैटर का कंपोजिशन, मैटर की स्ट्रक्चर, मैटर की प्रॉपर्टीज और मैटर की जो इंटरेक्शंस होती है उनका अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं मैटर या सबस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अब मैटर या सबस्टेंस क्या है। अब इस लेसन की स्टार्टिंग होगी। अभी तक मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं। अब मैं चालू कर रहा हूँ मैटर या सबस्टेंस क्या होता है। यहाँ से आपको अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। देखिए, मैटर और सबस्टेंस, मैटर या सबस्टेंस। देखिए, मैटर या सबस्टेंस क्या होता है, इसकी एक्चुअल परिभाषा क्या होती है। इसको हिंदी में कहते हैं पदार्थ या द्रव्य, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, मैं बता रहा हूँ आपको। एनीथिंग, एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग्स दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, occupy some space is called matter, is called matter। मैंने आपको बताया कोई भी वस्तु जिसका मास होता है और क्या घेरती है, कुछ स्थान घेरती है। ऑक्यूपाई द सम स्पेस, ऑक्यूपाई द सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर या सबस्टेंस। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रकृति के अंदर कोई वस्तु ऐसी है जिसका मास होता है और जिसने कुछ स्थान घेर रखा है, उसका नाम क्या होता है, मैटर या सबस्टेंस। तो मैं डेफिनेशन बताई, एनीथिंग्स दैट हैज ए मास एंड ऑक्यूपाई द सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर या सबस्टेंस, इज कॉल्ड मैटर या सबस्टेंस। देखिए इसका एग्जाम्पल देखें आप। छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो सब क्या होती हैं, अपने पास मैटर होती है। देखिए छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया मैंने, टेबल। दूसरा एग्जाम्पल ले लिया मैंने, चेयर्स, ठीक है, टेबल्स, चेयर्स, पेन, ठीक है, ETC। ये सब क्या हैं, सबस्टेंस। क्या होते हैं, सबस्टेंस। इसके अंतर्गत एक चीज़ आई है मास, ठीक है। दो चीज़ होती है अपने पास, एक तो होता है मास और एक होता है वेट। इन दोनों में एक्चुअलिटी में डिफरेंस क्या होता है, एक्चुअलिटी में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं लिख रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। इन दोनों में एक्चुअलिटी में क्या डिफरेंस होता है। अभी तक सभी स्टूडेंट ये समझते हैं कि मास और वेट दोनों चीज़ें कॉमन होती हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, देखिए पहला डिफरेंस मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। इधर तो लिख दिया मैंने मास, इधर लिख दिया मैंने वेट। दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए पहला डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहला जो डिफरेंस होता है, कोई भी जो वस्तु होती है, कोई भी जो थिंग्स होती है, उसका मास कैसा होता है, डेफिनिट होता है। तो लिख सकता हूँ एनीथिंग्स हैज डेफिनिट मास, हैज डेफिनिट मास। कोई भी जो वस्तु होती है उसका कैसा मास कैसा होता है, निश्चित होता है।
लेकिन जो बीट होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है। anything contain indefinite mass। indefinite कैसा होता है, अनिश्चित। ठीक है, मास जो होता है वो तो निश्चित होता है, लेकिन वेट कैसा होता है, अनिश्चित होता है। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वेट अनिश्चित होता है और मास निश्चित होता है? अनिश्चित होता है। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं इनका जो वेट होता है टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, वेरिएबल रहता है, टाइम के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, घटता भी और बढ़ता भी। 99% जो केसेज होते हैं उनमें क्या होता है, इंक्रीज होता है। कुछ केसेज ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन जो मास होता है वो कैसा होता है, हमेशा निश्चित होता है। जैसे सोडियम दे रखा है, सोडियम मेटल्स दे रखा है, उसका मास निश्चित होता है 23 ग्राम, उसको चेंज नहीं कर सकते। Mg मेटल्स दे रखी है, उसका मास निश्चित होता है 24 ग्राम। आयरन मेटल्स दे रखी है, उसका मास निश्चित होता है। मैंने एग्जाम्पल बताया, सोडियम का जो मास होता है निश्चित होता है, कितना होता है, 23 ग्राम। ठीक है, Mg दे रखी है, इसका मास निश्चित होता है 24 ग्राम। ये आयरन धातु मेटल्स दे रखी है, इसका मास निश्चित होता है 56 ग्राम। लेकिन जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं इनका जो वेट होता है टाइम के अकॉर्डिंग कैसा होता है, परिवर्तनशील रहता है। कैसा होता है, परिवर्तनशील। देखिए दूसरा डिफरेंस क्या होता है, मास डू नॉट इफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने बताया कि जो मास होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा प्रभावित नहीं होता, लेकिन जो वेट होता है, वेट इज इफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। जो वेट होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कैसा होता है, प्रभावित होता है। कोई भी थिंग्स है उसको आप ऊपर फेंकते हो, ठीक है, तो वो नीचे की तरफ आती है, क्योंकि उनका क्या है, वेट है। और गुरुत्वाकर्षण बल का जो मेन कार्य होता है, प्रत्येक थिंग्स को क्या करना, अट्रैक्ट करना होता है। तो मैंने आपको बताया कि वेट जो होता है किससे इफेक्टेड होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रभावित होता है। लेकिन जो मास होता है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर। अब आगे हम बात करते हैं, ये तो मैंने दोनों में डिफरेंस बता दिया। क्या बता दिया, दोनों में डिफरेंस। अब आगे हम बात करते हैं कि जो पदार्थ होता है या जो मैटर होता है, जो सबस्टेंस होता है, कितने टाइप्स का होता है। सबस्टेंस या मैटर कितने टाइप्स का होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते, तब तक आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का वर्गीकरण। जो मैटर होता है इसको दो आधारों पर डिवाइड किया गया है। पहला दे रखा है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर और दूसरा दे रखा है केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग पदार्थ का जो वर्गीकरण दे रखा है, उसमें पहला दे रखा है, देखिए पहला जो वर्गीकरण होता है उसको कहते हैं भौतिक वर्गीकरण। भौतिक हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण। देखिए ये जो वर्गीकरण किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, मैटर एज ऑफ 3 टाइप्स। मैटर जो होता है इस आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर
जो मैटर होता है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? जनरल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं देखिए। पहले जो होते हैं सॉलिड, सेकंड जो होते हैं लिक्विड, थर्ड जो होते हैं गैस। ठीक है, गैस। गैस तो देखिए फिजिकल स्टेट के आधार पर जो मैटर होता है 3 प्रकार का हुआ अपने पास। पहला जो होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा कौन सा होता है? गैस। अब तीनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या होते हैं? तीनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या होते हैं? तो तीनों में एक्चुअल जो डिफरेंस किया जाता है 3 पॉइंटों के अकॉर्डिंग किया जाता है। एक तो मास के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है, एक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग किया जाता है, और एक किया जाता है शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ सॉलिड। सॉलिड सब्सटेंस देखिए, सॉलिड सब्सटेंस किस तरीके के होते हैं? ये अपने पास सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, इस तरीके से अरेंज होते हैं। सॉलिड जो सब्सटेंस होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो इस तरीके से मैंने अरेंज किए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं वो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकते हैं। ठीक है। दूसरे अपने पास होते हैं लिक्विड। ये लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, इस तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है। ये लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं जो इस तरीके से अरेंज होते हैं। ये अपने पास गैस के पार्टिकल्स होते हैं, इस तरीके से अरेंज होते हैं। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं इस तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है। गैस के ये पार्टिकल्स हैं, इनका कोई निश्चित क्रम नहीं होता, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, इस तरीके से। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड सब्सटेंस क्या होते हैं? ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ सॉलिड सब्सटेंस क्या है। सॉलिड सब्सटेंस क्या डेफिनेशन होती है? देखिए ये जो सब्सटेंस होते हैं इनका मास कैसा होता है? डेफिनिट होता है। वॉल्यूम भी कैसा होता है? डेफिनिट होता है। और इनकी जो साइज होती है वो भी कैसी होती है? डेफिनिट होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनके मध्य लगने वाले जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वेरी स्ट्रांग होते हैं। कैसे होते हैं? वेरी स्ट्रांग। लेकिन जो डिफरेंस कर रहा हूँ 3 पॉइंटों के अकॉर्डिंग, पहला मास, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा साइज। तो आपको क्या ध्यान रखना है? दो सब्सटेंस which contain definite mass, definite volume and definite size is called solid substance। ठीक है। मैंने आपको बताया कि वो पदार्थ जिनका निश्चित मास होता है, निश्चित वॉल्यूम होता है, निश्चित साइज होती है, उन्हें क्या कहते हैं? सॉलिड सब्सटेंस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखिए ये इनके क्या दे रखे हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मध्य की जो डिस्टेंस होती है वेरी नेग्लिजिबल होती है, इसलिए अट्रैक्शन जो फोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैसे होते हैं? वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इनके मतलब लगने वाले जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं कैसे होते हैं? वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। और डिस्टेंस कैसी होती है? वेरी नेग्लिजिबल होती है। तो मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, अगला पॉइंट, इंटरन्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स।
अट्रैक्शन फोर्स कैसे होते हैं? मैक्सिमम। कैसे होते हैं? मैक्सिमम। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैसी होती है? मिनिमम। कैसी होती है? मिनिमम। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सेकंड जो प्रकार दे रखा अपने पास, वो दे रखा अपने पास लिक्विड सब्सटेंस। तो देखिए लिक्विड सब्सटेंस क्या है? द्रव पदार्थ। दो सब्सटेंस विच कंटेन द डेफिनिट मास, डेफिनिट वैल्यू, डेफिनिट वॉल्यूम एंड इनडेफिनिट साइज इज कॉल्ड क्या होते हैं? लिक्विड सब्सटेंस। देखिए मैंने क्या बताया कि दो सब्सटेंस which contain definite mass, definite volume and indefinite size is called liquid substance, is called liquid substance, is called liquid substance। तीसरे मैंने आपको बताए थे, देखिए एक पॉइंट तो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे ऊपर बताया था। यहाँ देखते हैं ये अपने पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स के मध्य की डिस्टेंस आप देखें तो जो मध्य की डिस्टेंस होती है, देखिए थोड़ा सा गैसेस जो पार्टिकल्स इनकी डिस्टेंस को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सही तरह से। देखिए ये गैसियस पार्टिकल्स हैं, इनकी डिस्टेंस को मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये गैसियस पार्टिकल है, ठीक है। ये गैसियस पार्टिकल्स हैं, इनके मध्य की डिस्टेंस में ड्रॉ कर दी हैं, ठीक है। तो इनके मध्य की जो डिस्टेंस होती है वो गैसियस सब्सटेंस और जो लिक्विड सॉलिड सब्सटेंस वो दोनों के मध्य की होती है। तो लिख देता हूँ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैसी होती है? दोनों के मध्य, जिसे कहते हैं इंटरमीडिएट, दोनों के मध्य की होती है, इंटरमीडिएट के रूप में होती है। अट्रैक्शन फोर्स गैस एज वेल एज जो सॉलिड होते हैं दोनों के क्या होते हैं? मध्यवर्ती होते हैं, जिन्हें भी क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट होते हैं, दोनों के मध्य के होते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे जो सब्सटेंस होते हैं वो क्यों होते हैं? गैसियस सब्सटेंस। तीसरे कौन से होते हैं? गैस सब्सटेंस। गैस कौन से होते हैं? दो सब्सटेंस विच कंटेन डेफिनेट मास, इनडेफिनिट वॉल्यूम एंड इनडेफिनिट साइज इज कॉल्ड क्या होते हैं? गैसियस सब्सटेंस। तो मैंने आपको बताया कि दो सब्सटेंस विच कंटेन क्या रखते हैं? बताइए, विच कंटेन क्या रखते हैं? बोलिए। डेफिनेट मास, दूसरा क्या है? इनडेफिनिट वॉल्यूम एंड साइज इज कॉल्ड गैसियस सब्सटेंस, इज कॉल्ड गैसियस सब्सटेंस, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? गैसियस सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? गैसियस सब्सटेंस कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि फिजिकल स्टेट के आधार पर जो मैटर होता है जनरली तीन प्रकार का होता है। सॉलिड सब्सटेंस कौन से होते हैं? वो सब्सटेंस जिनका मास डेफिनेट होता है, जिनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है और साइज डेफिनेट होती है। लिक्विड सब्सटेंस क्या होते हैं? जिनका मास डेफिनेट होता है, जिनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, लेकिन साइज कैसी होती है? इनडेफिनिट।
इसलिए कौन से होते हैं? गैसियस सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जिनका मास डेफिनेट होता है बट वॉल्यूम एंड साइज कैसी होती है? इंडेफिनिट होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गैसियस सब्सटेंस कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैंने आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई, केमिस्ट्री के प्रकार बताए, मैटर क्या होता है, मास और वेट के मध्य क्या डिफरेंस होता है, और फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है मैटर का, ये मैंने आपको बताया। कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपका मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।